हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल के बारे में। क्या होता है, क्यों न्यूज़ में है, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे कि कॉमन इलेक्टोरल रोल को लेकर किरेन रिजिजू रिजिजू जो कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा में, सॉरी, राज्यसभा में आ, सेंटर की तरफ से ये बताया है कि सेंटर कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है आरपी एक्ट 1951 में अमेंडमेंट की। राइट, अगर अमेंडमेंट नहीं कर रहा है यानी कि वो कोई कॉमन इलेक्टोरल रोल और साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर रहा कंट्री में। राइट, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोग आरपी एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रोपा 1951 में, आप अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं और एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना चाह रहे हैं और साइमल्टेनियस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं क्या कंट्री में। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, कोई प्लानिंग इस तरह की नहीं है। इस वजह से कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है वो आ गया था न्यूज़ में। नाउ आरपी एक्ट 1951 की बात की है तो ये क्या है। सी, आरपी एक्ट 1950 और 51 ये दो तरीके के एक्ट हैं, आपको पता होगा, है ना। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और 1950 और 1951 में क्या फ़र्क है। तो 1951 अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसको, तो इसका अगर आप पार्ट्स अलग अलग देखेंगे, पहले एक बार मैं आपको ना फटाफट से बता देता हूँ कि 1950 और 51 में अंतर क्या है, आपको याद किस तरीके से रखना है। सी, वोटर के लिहाज से अगर देखेंगे तो 1950 इज इंपॉर्टेंट। 1950 में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि, एक मैं आपको लिख कर दिखाऊं क्या, अगर मुझसे लिखा जाता है इस पे। हाँ, तो 1950 नहीं आएगा, यस, नहीं आएगा। तो 1950 में बोला जाता है, अ, वो क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स उसमें शामिल है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स उसमें शामिल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन उसमें शामिल है। राइट, उसके अलावा एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो उसमें शामिल है। तो ये सब सारी चीजें आती हैं आपकी 1950 में, यानी कि इलेक्शन से पहले का जितना प्रोसेस है वोटर के पार्ट वाला, वो आएगा 1950 में। नाउ मशीनरी के पार्ट वाला जितना प्रोसेस रहेगा वो आएगा 1951 में, याद रखिएगा। 1950 यानी कि वोटर के पार्ट वाला, जैसे क्वालिफिकेशन क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इलेक्टोरल रोल कैसे तैयार होने हैं, डिलिमिटेशन करनी है क्योंकि उसी के हिसाब से आप इलेक्टोरल रोल तैयार करेंगे, एलोकेशन आप कैसे करेंगे, वो भी प्रिपरेशन का एक तरीके से हिस्सा है, जिसमें कितनी सीट्स, कितनी जनसंख्या पर कितनी सीट रहेगी। राइट, 1951 में क्या है, इसमें जनरल इलेक्शन का नोटिफिकेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आती है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस आते हैं, फ्री सप्लाई टू सर्टेन मटेरियल ऑफ कैंडिडेट ये आता है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस आता है, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्टोरल ऑफिसेज आते हैं, ऑफेंसेस आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स आती है, बाय इलेक्शन और मिसलिनियस। अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से जुड़ा हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन ऑफेंस से जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे आरपीएक 1950, ये पूरा का पूरा 1951, सॉरी, ये पूरा का पूरा एमपी और एमएलएज और पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जबकि 1950 वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर से लेकर इलेक्टोरल रोल की तैयारी तक का, यानी कि वोटर वाला हिस्सा है, ये पॉलिटिकल पार्टी वाला हिस्सा है। तो आपको, अगर आपको इतना भी याद रह जाता है तो आपको आसानी होगी एलिमिनेट करने की टेक्निक में। ठीक है, नाउ नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कॉमन इलेक्टोरल रोल। सी, कॉमन इलेक्टोरल रोल यानी कि एक एक समान इलेक्टोरल रोल। समान मतलब कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसके लिए आप एक ही इलेक्टोरल रोल तैयार कीजिए, एक ही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाइए और एक ही चीज तैयार कीजिए, यानी एक ही लिस्ट बनाइए और उसी को यूज करिए, एक ही लिस्ट को, वोटर लिस्ट को, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए और बाकी तमाम इलेक्शंस के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन इलेक्टोरल रोल। ठीक है, यानी कि कॉमन रहेगा। अब इसमें क्या होने वाला है, तो टाइप्स ऑफ, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम अभी फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, हालांकि ऐसी न्यूज काफी ज्यादा बीच में आई थी। अब इस समय टाइप ऑफ इलेक्टोरल रूल्स इन इंडिया करंटली क्या क्या है, अगर आप ये पूरा देखें तो, सी, स्टेट लॉज अलाउ सुप्रीम स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बोरो एंड यूज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज वोटर लिस्ट फॉर लोकल इलेक्शन बॉडी, है ना। कुछ स्टेट में ऐसे होता है कि भाई वो बुला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वोटर लिस्ट ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं और इलेक्शन करा लेते हैं।
जबकि कुछ स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन जो है वोटर लिस्ट अपने बेसिस पर तैयार करता है। जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन करने हैं तो रिवाइज करके नई एक इलेक्टोरल रोल तैयार करता है। कुछ के अपने इलेक्टोरल रोल्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन को के वो के रोल को वो इलेक्टोरल रोल को वो यूज नहीं करता। जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, इन तमाम में तो वो अपना ही इलेक्टोरल रोल अलग से तैयार करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आप इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से लेके उसको यूज कर लें, या फिर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की लिस्ट लें और उसको अपने हिसाब से रिवाइज कर लें, या फिर अपना खुद का इलेक्टोरल रोल तैयार करें, तो इस तरीके से अभी इंडिया में कई तरीके की इलेक्टोरल रूल्स जो हैं वो चलते हैं और हर स्टेट का अपना अपना एक नियम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय ले लेता है, डिसीजन लेता है और उसके बाद ये लोग तैयारी करते हैं। कॉमन में क्या रहेगा, एक ही बनेगी और आपको वही यूज करनी है, चाहे विधानसभा का हो चाहे फिर लोकसभा का हो। ठीक है, इस तरीके से ये काम होने वाला है। नाउ इलेक्शन कमीशन अगर आप देखें तो एक बार वो देख लेते हैं क्या है। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप जानते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आप जानते हैं 6 साल और 65 साल यानी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए वो इलेक्शन कमीशन का मतलब मेंबर्स तब तक वहां पर रहते हैं। और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ रिमूवल उसका क्या होता है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, आप जानते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे पार्लियामेंट रिमूव करती है, सेम वही जो है प्रोसेस उसका रहता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल आधार है पूरा का पूरा। और काम में अगर आप देखें तो इलेक्टोरल रूल तैयार करना, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करना, जो हमने अभी आरपी एक्ट उसमें किया था, ये सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ओपिनियन तय करना केसेस में या केसेस को देखना, तो इस तरीके से ये सारा काम जो है उसी के अंदर जो है आते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, पावर्स भी हमको पता है कि क्या क्या है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, हम जानते हैं 6 साल 65 साल। मेन ऑब्जेक्टिव भी हमको पता है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। तो 1950 में सेटअप हुआ था और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन कराना, इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन कराना। ये जो है पूरे के पूरी इसकी एक संरचना एक तरीके से है। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जानते हैं हम लोग। ये भी फ्री और फिर इलेक्शन कमीशन कराना लोकल बॉडीज में, स्टेट में, वो इसका काम है। ओरिजिन कैसे हुआ था, टू कंडक्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए एक आर्टिकल 243 के जो है वो लाया गया था और इट वाज अमेंडेड अंडर दिस क्या कहते हैं आपका 73 एंड 74 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू इसको जो है इंडक्ट किया गया था। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कमीशन वर फॉर्म जो हुआ था उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 6 और 65 का इनका भी टर्म रहता है। और they are free to prepare own electoral rules for their body elections and other things. Now, why we need a common electoral rule? See, common electoral rule और simultaneous election बहुत सारे effort और expenditure को बचाने का एक तरीका है ना? It is argued that the preparation of separate voter list causes duplication ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब आप सेम ही लिस्ट लोकसभा के लिए तैयार कर रहे हैं, सेम लिस्ट आप विधानसभा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं ना एक तरीके से, और एफर्ट भी लगा रहे हैं, मशीनरी का भी यूज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी आपका वेस्ट हो रहा है। तो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था अपनी 255वीं 255th रिपोर्ट में 2015 में कि आप सिंगल रोल बनाइए ना भाई, इलेक्टोरल रोल। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का स्टांस को 1999 और 2004 में अडॉप्ट भी करके देखा था। और इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारी ये कन्फ्यूजन जो है वोटर्स में पैदा कर रहा है, बिकॉज वो अपना नाम एक रोल में तो पाते हैं लेकिन दूसरे में नहीं पाते। जैसे मैं लोकसभा वाली लिस्ट में आ गया लेकिन विधानसभा में नहीं आया, तो ये क्यों है भाई? क्या मैं वोटर नहीं हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का? तो फिर क्यों मेरा नाम एक में है एक में नहीं है? तो इलेक्शन कमिश्नर ने भी सेम बात 1999 और 2004 में बोली थी कि एक सिंगल रोल बनाते हैं और इसको सब देखते हैं। अगर ये होता है तो इम्प्लीमेंटेशन इसको कैसे करना पड़ेगा? जैसे मैंने बताया आर्टिकल 243 के इंडक्ट किया गया था, है ना, इलेक्शन कमीशन के लिए, टू कंडक्ट फेयर एंड फ्री इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा 24 के एंड बिटवीन टू एंड 24
3ZA में, बिकॉज ये दोनों जो है इलेक्शन पंचायत और म्यूनिसिपल पैलिटीज के इलेक्शन से डील करते हैं और पावर देते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इनके इलेक्टोरल रोल तैयार करेगा। अगर सिंगल आता है तो ये जो है आपको इसमें इन पावर्स में कटौती करनी पड़ेगी उनकी, और यहाँ लिखना पड़ेगा कि देयर विल बी अ सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर बोथ द इलेक्शंस ऑफ स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और इनकी पावर में चेंज करेंगे। तो अमेंडमेंट क्या होगा, सिंगल इलेक्टोरल रोल फिर तब देश में लागू हो पाएगा। इसके लिए आपको आरपी एक्ट में भी संशोधन करना पड़ेगा। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव लॉज और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियां इससे बढ़ेंगी। अब चैलेंजेस क्या है कि ये पोलिंग स्टेशंस, मतलब जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स में अगर कटौती होती है तो स्टेट के लेवल पे अलग अलग स्टेट्स इस पे आवाज उठा सकती हैं, बिकॉज सबके अपने अपने मैंडेट होते हैं, सबके अपने अपनी एक तरीके से स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं और नेशनल लेवल के मुद्दे अलग होते हैं, हम जानते हैं। तो स्टेट अपने हिसाब से अपनी लिस्ट तैयार करवाता है और नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से तैयार होती है। तो दिस विल बी सीन एज कटिंग डाउन द पावर ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, और नेशनल कमीशन को आप सेंट्रल कमीशन को ज्यादा पावर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। पर प्लस दूसरी बात यह है कि अगर एक बार नाम है तो आपको दोबारा के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले 5 साल का। ठीक है, अभी क्या है कि इलेक्शंस देश भर में होते रहते हैं। तो मान लीजिए मेरा लोकसभा की लिस्ट में नाम नहीं है और मुझे विधानसभा की लिस्ट में मैं जाके उसको इंडक्ट करवा सकता हूँ बात करके, और चेंज हो सकता है। तो आप देखेंगे कि आपका जो इलेक्टोरल कार्ड है वो जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको टाइम टू टाइम बनवा सकते हैं, लेकिन वहां पर जब ये होगा तो एक ही बार होगा और एक सिंगल रहेगा। अगर आप बाहर हैं तो फिर आउट है। तो इस तरीके की ये चैलेंजेस हैं। तो आपको मासिव कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप ये देख रहे हो तो दिस इज प्री इलेक्शन पीरियड, जिसमें बजट, फंडिंग, प्लानिंग, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर इलेक्शन पीरियड में आपको नॉमिनेशन फाइल, रिजल्ट, वोटिंग, कैंपेनिंग, ये सब चीजें करनी होती हैं। पोस्ट इलेक्शन में आपको फिर स्ट्रेटेजी बनानी होती है, रिफॉर्म करने होते हैं, रिव्यू करने होते हैं कि हमने क्या, हमारी स्ट्रेटेजी ठीक थी, क्या हमको और उसको रिव्यू करते हैं और क्या हमको रिफॉर्म उसमें लेकर आने हैं। तो इस तरीके से पूरी इलेक्टोरल साइकिल आपकी काम करती है। नाउ व्हाट आर साइमल्टेनियस इलेक्शन? सी, साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब कि लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज करके आप एक साथ करवा लें, ताकि एक गिवन टाइम स्पैन ऑफ पीरियड में आपका इलेक्शन दोनों के दोनों हो जाए। देश बार बार हर साल हर महीने इलेक्शन के मूड में ना रहे, राइट? तो इस वजह से ये है। नाउ व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस simultaneous election? See, pros है saving time and money, reducing in corruption and influence of mafia, end of policy paralysis, uh, or end of duplication or wastage of one voter list instead of several, or lead to more इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट? अभी क्या है कि एक बार इलेक्टोरल रिफॉर्म हो रहा है एक जगह के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह के लिए ठीक नहीं है। तो वहां पर आपको अलग से रिफॉर्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हर रिफॉर्म आपको उस उस स्टेट और उसकी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट के हिसाब से करना होता है, क्योंकि हर जगह की इकोसिस्टम सेम नहीं होता है। नाउ कॉन्स क्या है? चैलेंज है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये पावर जो है सेंटर के पास ज्यादा आ जाएगी, ये भी स्टेट के पास भी है। ठीक है, तो स्टेट जब चाहे, सेंटर जब चाहेगा उस हिसाब से फिर इलेक्शन होगा। मान लीजिए सेंटर में इलेक्शन बोला जा रहा है कि हम पहले करवाएंगे, ठीक है। अब अगर आप पहले करवाते हैं तो क्या सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन पहले होंगे? है ना? तो दिस विल बी अ चैलेंज टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आप स्टेट और सेंटर साथ मिलकर चलते हैं। नाउ 5 ईयर फिक्स टर्म लीव्स नो स्पेस फॉर मिड टर्म इलेक्शंस। अगर किसी राज्य में सरकार गिरती है या फिर कुछ होता है तो आपको मिड टर्म इलेक्शंस करवाने हैं, या फिर कुछ इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या हम 5 साल का फिर से वेट करेंगे, तब तक प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, तब तो सेंटर के पास ज्यादा पावर आ गई, राइट? अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, गवर्नर प्रेसिडेंट को लिख कर देते हैं कि मशीनरी फेल हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यहाँ पर फेल है, इस वजह से आप प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए, तो 5 साल फिर हम लोग वेट करेंगे।
तो इस वजह से फिर ये चैलेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात है। इनॉर्मस इनिशियल एक्सपेंडिचर लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे वीवीपीएटी आपके डबल हो जाएंगे, ईवीएम्स आपको डबल चाहिए होंगे इलेक्शन को। हर चीज में 2 सेट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एक इलेक्शन कमीशन, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दूसरे लोकसभा के लिए। भाई पहले आप इधर वोट डाल रहे हैं, फिर इधर वोट डाल रहे हैं, उसके बाद आप तय करें, या एक ही में पहले आप नंबर 1 पे आप डाल रहे हैं लोकसभा के लिए, फिर विधानसभा के लिए। 2 आपके पास वीवीपीएटी ट्रेल्स निकलेंगे और उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आप जब 2 मशीन यूज करते हैं या एक ही में 2 अलग अलग करवाते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है, जो भी आपकी मशीनरी काम कर रही है वो किस तरीके से काम कर रही है। कहीं एक बटन दबा के दोनों ही लोग इलेक्शन को वोट तो नहीं पड़ रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के लिए। तो हु विल बी द इंचार्ज ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस। तो ये बहुत बड़े चैलेंज है जिसको पहले ट्राइड एंड टेस्टेड होना बहुत जरूरी है। लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए होंगे आपको इसके लिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें इतना आसान नहीं है साइमल्टेनियस सिलेक्शन करवाना। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई बार बार इलेक्शंस होते हैं तो हैम्पर होता है आपका डेवलपमेंटल वर्क, है ना। तो एक एक डीप स्टडी चाहिए और एक आइडिया चाहिए कि कैसे इस तरीके के कामों को रोका जा सके, आपके काम प्रभावित ना हो, डेवलपमेंट हर महीने हैम्पर ना हो हर साल। और एक कैसे एक वन नेशन वन इलेक्शन और वन पोल की तरफ अगर आप बढ़ना है तो कंसेंसस बहुत जरूरी है। बिना कंसेंसस के ये हो नहीं पाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज को कोऑपरेट करके एक डिबेट करनी चाहिए इस पर, और एक पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए कि आप क्या ऐसा चाहते हैं जैसा, क्योंकि वही एक मैच्योर डेमोक्रेसी होती है जो डिबेट के बाद जिसमें राय निकल कर आती है। अगर आपने फैसला ले लिया और किसी से पूछा नहीं, तब तो फिर वो ऑटोक्रेसी हुई ना, डेमोक्रेसी कहाँ हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन इलेक्टोरल रोल। और आरपी एक्ट 1950-51 भी हमने देख लिया इसी बहाने, इलेक्शन कमीशन देख लिए दोनों, नीड देख ली, रिकमेंडेशंस देख ली, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस देख लिया, और साइमल्टेनियस इलेक्शन के प्रोस एंड कॉन्स देख लिए, वे फॉरवर्ड देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉमन इलेक्टोरल रोल। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।